हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने आज स्टार्ट करना है। ये क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ओवरऑल अगर मैं देखूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई भी पेपर उठा लो, इस चैप्टर का क्वेश्चन डेफिनेटली उसमें आएगा ही आएगा। दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिकली 11th-12th के 3 बड़े चैप्टर हैं, थर्मो, इक्विलिब्रियम और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम इसको 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। सबसे पहला पार्ट है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के साथ डील करेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के साथ डील करेगा। नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ डील करेगा और क्या क्या थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व रहती है। और जो फोर्थ पार्ट है वो कमर्शियल सेल्स के साथ डील करेगा, जो कि थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला है। बाकी सारे हाईली लॉजिकल हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इन तीनों पार्ट्स पे बेस्ड होते हैं। इस चैप्टर में आपको रिडॉक्स रिएक्शंस की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और कुछ क्वेश्चंस में आयनिक इक्विलिब्रियम के भी कंसेप्ट्स यूज होते हैं। तो अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ बताता रहूं। तो आज के लेक्चर में मेनली हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है। इस चैप्टर को आपने साथ के साथ फॉलो करना है, साथ के साथ बुकलेट अटेम्प्ट करनी है, बैकलॉग इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि एक बार में ये चैप्टर पूरा करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ऐसे कंफ्यूज होते रहोगे। तो जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है आप उसके बुकलेट से क्वेश्चंस ट्राई कर लोगे और डाउट सेशन में वो साथ के साथ क्लियर कर लोगे। फिर कंडक्टेंस, फिर ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड फर्दर कमर्शियल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली जो टर्म है वो आपको क्या बताती है कि इंटरैक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद केमिकल रिएक्शंस। तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करवा के कुछ केमिकल रिएक्शन करवा भी सकते हो, कुछ रिडॉक्स रिएक्शन करवा भी सकते हो, या आप कुछ केमिकल रिएक्शन करवा के, कुछ रिडॉक्स रिएक्शन करवा के कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हार्नेस भी कर सकते हो। तो ये सारा कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के परव्यू में आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द केमिकल चेंजेस। देखिए, जब आप किसी सॉल्यूशन से, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे और कुछ केमिकल रिएक्शन करवाओगे तो वो हमारा प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। और जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी हार्नेस करोगे तो दैट विल बी एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये हम आगे जाके पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपने रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ये देख लो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि जब हम किसी भी मेटल प्लेट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल प्लेट पे एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये मैंने मेटल प्लेट ली और यहां मैंने मेटल आयंस का सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया। तो मेटल प्लेट पे कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। बेसिकली चार्ज सेपरेशन हो जाती है। अगर इस पे पॉजिटिव आया है तो इस पे नेगेटिव आएगा, या इस पे नेगेटिव आया है तो इस पे पॉजिटिव आएगा। जब भी चार्ज सेपरेशन होगी देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होगा उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब आप जिंक प्लेट लो, जिंक प्लेट को आप डिप कर दो इन ZnSO4 सॉल्यूशन। जब ZnSO4 सॉल्यूशन में आपने इसको डिप कर दिया, सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयंस है, जिंक प्लेट विल स्टार्ट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। कुछ जिंक एटम्स ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएंगे, Zn2 पॉजिटिव आयंस बनाएंगे, Zn2 पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में जाते रहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
दे विल स्टे एट द मेटल प्लेट। साइमल्टेनियसली क्या होगा, सॉल्यूशन से कुछ Zn2 पॉजिटिव आयंस विल गेन दीज इलेक्ट्रॉन्स और वो वापस से क्या बनाएंगे, जिंक बनाएंगे। अब ऐसा एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और जिंक के लिए इस इक्विलिब्रियम की जो एक्सटेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ लाई करती है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल यू विल ऑब्जर्व कि जिंक एटम्स की टेंडेंसी ज्यादा है टू गेट ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2 पॉजिटिव आयंस। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जिंक प्लेट से Zn2 पॉजिटिव आयंस ज्यादा निकल गए हैं जितने Zn2 पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन से आए नहीं है। तो मेटल प्लेट पे क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ Zn2 पॉजिटिव के कारण एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ी देर तक ही चलेगा, फिर उसके बाद रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, सॉल्यूशन में ऑलरेडी अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मेटल प्लेट पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज पड़ा है। प्लेट वाला नेगेटिव चार्ज और Zn2 पॉजिटिव आयंस को सॉल्यूशन में जाने नहीं देगा और सॉल्यूशन वाला पॉजिटिव चार्ज बेसिकली जो एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव आयंस है वो और Zn2 पॉजिटिव को सॉल्यूशन में आने नहीं देंगे। तो जब पूरी एक स्टेबल सिचुएशन बन जाएगी आपके पास, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, प्रोसेस आपका रुक जाएगा। उस टाइम पे आप ऑब्जर्व करोगे प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, प्लेट इज एट अ लोअर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। यही जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है बिटवीन द मेटल प्लेट एंड द सॉल्यूशन, इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। और इस केस में जो आप पोटेंशियल मेजर करोगे वो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक होगा। क्यों, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब ऐसे ही अगर आप कॉपर प्लेट लो उसको CuSO4 सॉल्यूशन में डिप करो, कॉपर प्लेट ली, CuSO4 सॉल्यूशन लिया, फिर वैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम की सॉरी दिस इज copper atoms will start to get oxidized to cupric ions और सॉल्यूशन में जाते रहेंगे। साइमल्टेनियसली cupric ions फ्रॉम द सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बनाएंगे। ये ऐसा इक्विलिब्रियम आएगा और इस इक्विलिब्रियम की जो एक्सटेंट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ ज्यादा लाई करती है। तो होगा क्या, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ज्यादा नंबर ऑफ क्यूपरिक आयंस कॉपर प्लेट पे पहुंच रहे हैं जितने कॉपर प्लेट से क्यूपरिक आयंस नहीं निकल रहे। तो ओवरऑल ज्यादा नंबर ऑफ क्यूपरिक आयंस जब कॉपर प्लेट पे पहुंच जाएंगे तो कॉपर प्लेट पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्यूपरिक आयंस और सल्फेट आयंस पहले सॉल्यूशन में बराबर थे, अब क्यूपरिक आयंस कॉपर प्लेट पे चले गए हैं, सॉल्यूशन के बाहर चले गए हैं, सल्फेट आयंस का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। थोड़ी देर तक ये प्रोसेस चलेगा फिर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि अब सॉल्यूशन वाला नेगेटिव चार्ज और क्यूपरिक आयंस को मेटल प्लेट पे कॉपर प्लेट पे जाने नहीं देगा और मेटल प्लेट इज ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज, तो वो और क्यूपरिक आयंस को फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज आने नहीं देंगे। तो आप इस सिचुएशन में क्या ऑब्जर्व करोगे, क्यूपरिक आयन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा था, कॉपर बनाना चाह रहा था। तो इस केस में ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो होगा और वो जिंक वाले केस से बिल्कुल ऑपोजिट आएगा। अगर आप लेट से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हो बाय कपलिंग दिस हाफ सेल विद अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और वोल्ट मीटर लगाते हो, वोल्ट मीटर में अगर डिफ्लेक्शन इस केस में क्लॉकवाइज आ रही थी, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज आएगी। क्यों, इसमें जिंक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था और इस केस में कॉपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था। तो यहां पे जो आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे वो क्या होगा, दैट विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है जैसे इस केस में था, और रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। जब क्वेश्चंस में सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो तो आपने उसको एज अ रिडक्शन पोटेंशियल ही ट्रीट करना है। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो यू हैव टू ट्रीट इट एज रिडक्शन पोटेंशियल ओनली। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डिस्कशन दोबारा से हम फिर करेंगे आफ्टर कंडक्टेंसेस ऑफ सॉल्यूशन, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ेंगे।
तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो आपने क्लास 11th में भी देखी होगी। इसमें आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दी होती हैं। तो आप देख सकते हो हर केस में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना, तो इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज भी बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड मीन्स व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन इज 1 मोलर, तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज बन जाएंगी जब सारे के सारे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। अब ये देखिए, जैसे फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब फ्लोरीन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। Li पॉजिटिव सबसे नीचे लाई कर रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? बहुत कम है, तो इसका मतलब Li पॉजिटिव की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत कम है। आप इस C0 को गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के साथ भी रिलेट कर सकते हो। ये हम लेटर ऑन इन द चैप्टर देखेंगे, ये रिलेशन डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई। E is the electrode potential, n कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, f कुछ फैराडेज कांस्टेंट है। बॉदर नहीं करना है इन चीजों को लेके, सिर्फ ये चीज देखनी है कि अगर E पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर प्रोसेस को आपने स्पॉन्टेनियसली करवाना है, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तो E क्या होना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। अब जिन के लिए E नेगेटिव है, इस रिएक्शन के लिए जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। फ्लोरीन के लिए डेल्टा जी क्या है? ई नॉट की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा? इसके लिए नेगेटिव होगा। रिएक्शन विल बी हाईली स्पॉन्टेनियस। फ्लोरीन को रिड्यूस करवाना बहुत आसान है, Li पॉजिटिव को रिड्यूस करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यही अगर आपसे पूछा जाए, लिथियम को ऑक्सीडाइज करवाना बहुत ज्यादा आसान रहेगा, फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। क्लियर है? तो बस इतना आपने ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज पॉजिटिव तो दैट मींस डेल्टा जी विल बी नेगेटिव और रिएक्शन क्या होगा आपका? स्पॉन्टेनियस होगा। दिस रिलेशन विल बी कवर्ड लेटर ऑन इन द चैप्टर, अभी बॉदर नहीं करना है ज्यादा। और यही अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हमने अभी स्टार्ट करना है और थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे देखो क्या क्या होता है। कैथोड है, एनोड है। कैथोड पे हमेशा ही रिडक्शन होती है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, चाहे आपका जो सेल है वो इलेक्ट्रोलिटिक हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो। अब इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कैथोड होती है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड and anode is positively charged. देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है, तो कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? एनायंस लूज करेंगे, तो एनायंस विल मूव टुवर्ड्स एनोड, एनायंस विल गेट डिस्चार्ज्ड एट एनोड। एनायंस अपने इलेक्ट्रॉन यूजुअली लूज कर देंगे और कैथोड पे क्या होगा? कैटायंस विल गेट डिस्चार्ज्ड and they will gain electrons and will get reduced. ओके, अब जैसे हम क्यूप्रिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, CuCl2,
इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपके पास क्यूपरिक आयंस हैं और क्लोराइड आयंस हैं। आपने मेटल प्लेट्स लगा दी, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कौन मूव करेगा, किसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस विल फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। और Cu2 पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव प्लेट पे, इस कैथोड पे जाएगा और रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर बना लेगा। और क्लोराइड आयन क्या करेगा, क्लोराइड आयन पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्लोराइड आयन विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड विल फॉर्म क्लोरीन गैस। अब ये देखो, जैसे क्यूपरिक आयंस है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है इस पे, 1 2, तो ये गया नेगेटिव टर्मिनल पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, कंप्लीट हो गया ये इसका सिर, और कॉपर बेसिकली डिस्चार्ज हो गया, आपको कैथोड पे मिल जाएगा। क्लोराइड के पास क्या था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये देखो जो इसके सिर पे फोड़ा निकला हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल पे गया और इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज, सॉरी ये पॉजिटिव टर्मिनल पे गया, इलेक्ट्रॉन इसने अपने छोड़े, और क्लोराइड ने जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बन गए, क्लोरीन एटम्स बन गए, और 2 क्लोरीन एटम्स मिलके क्या बना लेंगे, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको हम प्राइमरी चेंज, सेकेंडरी चेंज भी बोलते हैं। प्राइमरी चेंज क्या होती है, जैसे Cu2 पॉजिटिव आया, कैथोड पे गया था, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। क्लोराइड एनोड पे गया था, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्लोरीन एटम बनाया था। तो ये हमारी प्राइमरी चेंज थी जो इमीडिएटली हुआ है। सेकेंडरी चेंज क्या है, अब ये जो न्यूट्रल स्पीशी बनी है ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम्स आपस में कंबाइन कर जाएंगे और आपको क्या दे देंगे, Cl2 मॉलिक्यूल। तो प्राइमरी चेंज क्या होती है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ द आयंस इनटू न्यूट्रल स्पीशी एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। सेकेंडरी चेंज क्या होती है, if the product formed by primary change is not stable enough then it may undergo secondary change। तो ये इसके लिए सेकेंडरी चेंज हो गई है। ओके, कॉपर तो वैसे ही स्टेबल था, तो कॉपर सिर्फ प्राइमरी चेंज के बाद रुक जाएगा एज इट इज। क्लोराइड प्राइमरी चेंज अंडरगो करने के बाद क्लोरीन एटम जो बनाएगा, क्लोरीन एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे 2 क्लोरीन एटम्स विल कम टुगेदर एंड फॉर्म Cl2 मॉलिक्यूल। तो ये सेकेंडरी चेंज हो गई है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल। ये क्या होता है, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द आयंस एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब आपके कैटायंस हैं, दे वांट टू गेट रिड्यूस्ड, कहाँ पे जाके रिड्यूस होंगे, कैथोड पे जाके रिड्यूस होंगे। अब आपके कैटायंस को कैथोड तक लेके जाने में और कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करवाने में जितना मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस आपको लगाना पड़ेगा वो आपका डिस्चार्ज पोटेंशियल है। डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कैटायन हो जाएगा। एनायंस के लिए क्या होगा, एनायंस हैव टू गो टू द एनोड और वहां जाके उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो जितना मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस आपको लगाना पड़ेगा ताकि एनायंस आपके एनोड तक चले जाएं और इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, तो वो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनायन हो जाएगा। अब आप ये बोल सकते हो जिन कैटायंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो इजीली रिड्यूस हो जाएंगे एट कैथोड, तो उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल मींस लो डिस्चार्ज पोटेंशियल एट कैथोड। अब आप जैसे H पॉजिटिव लो, Na पॉजिटिव लो, आपके पास सॉल्यूशन में ये 2 टाइप के कैटायंस पड़े हैं, कौन पहले डिस्चार्ज होगा ये आपको कैसे पता चलेगा, आप दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स चेक करो, वो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पता लग जाएंगे। अब आप देखोगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव ज्यादा है, Na पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, तो इसका मतलब Na पॉजिटिव को डिस्चार्ज करवाना बहुत मुश्किल है।
Na पॉजिटिव को डिस्चार्ज करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। सिमिलरली फॉर एनायंस, हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द एनायन, जिसने भी एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होना है, अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल एट एनोड कम होगा। जैसे ब्रोमाइड और आयोडाइड इस तरीके से ऑक्सीडाइज होते हैं। आपको इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मिल जाएंगे। एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको उल्टी रिएक्शंस मिलेंगी, रिडक्शन पोटेंशियल्स मिलेंगे, तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स निकाल सकते हो, साइन ही ऑपोजिट करना है। तो आप देखोगे ब्रोमाइड और आयोडाइड में आयोडाइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब आयोडाइड की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयोडाइड आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू ब्रोमाइड कम है, ब्रोमाइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। क्लियर है? तो आप ये बोल सकते हो कि लोअर द डिस्चार्ज पोटेंशियल, बेसिकली डिस्चार्ज पोटेंशियल को एनर्जी के साथ रिलेट किया जा सकता है कि जितनी कम एनर्जी लगेगी किसी आयन को डिस्चार्ज करवाने के लिए, वो आयन उतना इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो लोअर द डिस्चार्ज पोटेंशियल, easier it is to liberate the ion at a particular electrode। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होनी है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम। एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल एट एनोड कम। क्लियर है? ये सारे आप नोट्स बना लो। अब जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना, उसको इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम ई नॉट के साथ रिलेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के साथ रिलेट कर लेते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये चीज वर्क करती भी है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो आगे किस पे डिपेंड करता है, वो फर्दर और थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सच एज लैटिस एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एक्सेट्रा। अब जैसे सोडियम का केस ले लेते हैं। सोडियम मेटल को जब आप सॉल्यूशन में डालोगे तो उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इस रिएक्शन से आप दोगे। ये दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम डिनोटेड बाय ई नॉट। अब डेफिनेटली ई नॉट आप कहाँ से निकालोगे? डेल्टा जी नॉट से निकालोगे। अगर आप इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट कर लोगे तो ई नॉट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। तो इस रिएक्शन को मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ कि मैंने सोडियम सॉलिड लिया, उसको एटमाइज करवा दिया, गैशियस एटम्स बनाए, फिर इन गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए और फिर इन गैशियस आयंस को हाइड्रेट करवा दिया। इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज है दैट इज लैटिस एंथैल्पी। लैटिस को ब्रेक कर रहे हो सोडियम के, अगले में आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, तो इस प्रोसेस में जितना भी एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी। और थर्ड वाले में आप हाइड्रेशन करवा रहे हो, जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जो ऊपर वाली मैंने आपको मेन रिएक्शन लिख के दी थी, इसमें डेफिनेटली इन तीनों एनर्जी चेंजेस का, जो नीचे वाली तीनों एनर्जी चेंजेस हैं, इनका कंट्रीब्यूशन आएगा। तो इसका एंथैल्पी चेंज आपको पता लग जाएगा। तो डेफिनेटली ये तीनों एनर्जीज इसके डेल्टा जी में भी कंट्रीब्यूट करेंगी, तो आप बोल सकते हो ई नॉट में भी इन तीनों एनर्जीज की कंट्रीब्यूशन रहेगी। ओके, तो बेसिकली जो ई नॉट है दैट विल गिव यू द feasibility of the reaction, spontaneity of the reaction। तो जो E नॉट होता है this gives you the feasibility of the reaction, कि कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा। कैसे देता है? E नॉट वैल्यू इज derived from delta G नॉट ओनली ना, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आपको feasibility of the reaction बता देता है। चल, अब जो डिस्चार्ज पोटेंशियल में सिर्फ फीजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल हैज
two aspects, thermodynamic and kinetics. Thermodynamics of any process tells you about the feasibility कि कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा. काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन आपको बताता है कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो कितना रैपिडली या कितना स्लोली हो रहा है. हाउ फास्ट अ रिएक्शन टेक्स. How fast a reaction takes place or how fast a reaction is. अब जैसे केमिकल काइनेटिक्स ऐसे हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. इसको समझने के लिए आप ये एग्जांपल ले सकते हो. जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2. दिस इज अ हाईली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. डेल्टा जी इसके लिए बहुत नेगेटिव है. फिर भी आप कोयला लेते हो, कोयला इज नथिंग बट कार्बन, उसको एयर में छोड़ते हो, वो कभी भी CO2 में कन्वर्ट होता है? नहीं होता. वो एक्चुअल में प्रोसेस इतना ज्यादा स्लो है कि आपको लगता है कि वो प्रोसेस हो ही नहीं रहा, बट थर्मोडायनेमिकली इट इज फीजिबल. तो अब ऐसा क्यों होता है, वो सब कुछ हम केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे. तो इतनी चीज तो डेफिनेट है कि कई सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि थर्मोडायनेमिकली फीजिबल तो होते हैं, होने तो चाहिए, बट उनका रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा स्लो होता है कि वो प्रैक्टिकली हो ही नहीं पाते. ऐसे ही कुछ आयंस के साथ भी होता है. अब जैसे मैंने सॉल्यूशन में क्लोराइड आयंस लिए, NaCl डाल दिया वाटर में और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहा हूं. वही कैथोड लगा दी, एनोड लगा दी, इधर नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल. सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? Na पॉजिटिव आयंस होंगे, Cl नेगेटिव आयंस होंगे, और वाटर तो है ही है, तो बेसिकली H पॉजिटिव आयंस भी होंगे, OH नेगेटिव आयंस भी होंगे, वाटर होगा. तो कैथोड पे तो हमें पता है क्या होने वाला है. कैथोड पे H पॉजिटिव जाएगा या Na पॉजिटिव जाएगा. कौन डिस्चार्ज करेगा? किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था? H पॉजिटिव का. ये इजीली रिड्यूस हो रहा था, Na पॉजिटिव नहीं रिड्यूस हो रहा था, तो H पॉजिटिव लिबरेट होता रहेगा टू गिव यू हाइड्रोजन गैस एट कैथोड. एनोड पे क्या होगा? एनोड पे ना बेसिकली दो कंपीटिंग रिएक्शंस है. क्लोराइड भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है. कौन ऑक्सीडाइज होना चाहिए वो हमें कैसे पता चलेगा? ये मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज लिख दी हैं. अब आप इन दोनों रिएक्शंस में देखिए किसका डिस्चार्ज होना ज्यादा थर्मोडायनेमिकली फीजिबल है. दोनों के लिए ही जो रिएक्शन है आप समझ सकते हो नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि अगर डेल्टा जी नॉट देखें तो दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव इन बोथ द केसेस. तो आप ये देखो किसके लिए एनर्जी आपको कम चाहिए. वाटर के लिए एनर्जी कम चाहिए. तो थर्मोडायनेमिकली फीजिबल रिएक्शन कौन सी है? वाटर को डिस्चार्ज होना चाहिए था इन कंपैरिजन टू क्लोराइड, बट हमेशा ही क्लोराइड डिस्चार्ज होता है एट एनोड. आपको ये क्लोरीन गैस ही हमेशा मिलती है. वाटर कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता, ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती. अब ऐसा क्यों होता है? द डिस्चार्ज ऑफ वाटर एट एनोड इज अ काइनेटिकली स्लो प्रोसेस. बहुत स्लो प्रोसेस रहता है, तो इसको डिस्चार्ज करवाने के लिए यू हैव टू अप्लाई एन एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि आप ओवर पोटेंशियल बोलते हो या ओवर वोल्टेज ऑफ वाटर बोलते हो. तो इन सम केसेस an excess voltage is required than the E0 value to move relatively slower ions, which is called over voltage. और अगर मैं इस E0 में ओवर वोल्टेज ऐड कर दूं तो वो क्लोराइड से भी ज्यादा E0 वैल्यू हो जाती है, मतलब नेगेटिव टर्म्स में उस क्लोराइड से भी ज्यादा हो जाएगी. तो वाटर को डिस्चार्ज करवाने के लिए एक्चुअल में आपको और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है. तो दैट इज व्हाई वाटर का डिस्चार्ज एट एनोड इज नॉट वायबल इन कंपैरिजन टू क्लोराइड. तो मेनली क्लोराइड एनोड पे जा जाके ऑक्सीडाइज होता रहेगा, क्लोरीन गैस बनाता रहेगा, वाटर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा. तो दिस इज नोन एज ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल. यही ओवर वोल्टेज ऑफ वाटर का आपको फायदा रहता है
इन रीचार्जिंग लेड स्टोरेज बैटरीज। जो आपकी इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं घर पे या कार की जो बैटरीज होती हैं, उसमें ड्यूरिंग रीचार्जिंग एनोड पे दो कंपीटिंग रिएक्शंस रहती हैं। एक Pb2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होना चाहता है टू Pb4 पॉजिटिव, और दूसरी कंपीटिंग रिएक्शन ये रहती है कि वाटर ऑक्सीडाइज होना चाहता है अब सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स अगर हम देखें तो वाटर शुड गेट डिस्चार्ज्ड, तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती रहेगी, जो कि ठीक नहीं है। अगर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती रहेगी एक सील्ड चेंबर में तो अल्टीमेटली वो प्रेशर बिल्ड होता रहेगा और वो फट जाएगा। बट वाटर के एक्सेस वोल्टेज के कारण, ओवर वोल्टेज के कारण ये रिएक्शन ज्यादा वाइबल हो जाती है, Pb2 पॉजिटिव डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और वाटर ड्यूरिंग रीचार्जिंग डिस्चार्ज नहीं करता। तो if it were not for this large over voltage of water, the charging current would oxidize water to oxygen gas instead of PbSO4 to PbO2। ये हम दोबारा से लेड एसिड बैटरी पढ़ेंगे लास्ट में कमर्शियल सेल्स में, तब देखेंगे। ठीक है, अब ये आप एक रफ सा आइडिया ले सकते हो कि कौन कौन से आयंस डिस्चार्ज होंगे। These cations which are lying on the top of the series, इनको डिस्चार्ज करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, डिफिकल्ट टू रिड्यूस, और ये रिलेटिवली इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। सिमिलरली एनायंस के लिए OH नेगेटिव आयंस या वाटर डिस्चार्ज नहीं करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मतलब आयोडाइड सबसे इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ब्रोमाइड थोड़ा कम रेडली ऑक्सीडाइज होगा, क्लोराइड थोड़ा और कम रेडली ऑक्सीडाइज होगा, फिर OH नेगेटिव, सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बोनेट ये यूजुअली नहीं होते इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और OH नेगेटिव, ये डिस्चार्ज नहीं होंगे। ये आपने ऑर्डर लिख लेना है नोट कॉपी पे। अब जो वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, सच एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब ये देखते हैं एक एक फैक्टर। जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, हम अगर डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं क्या होगा, सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस होंगे, H पॉजिटिव, सल्फेट आयंस और वाटर है। तो बेसिकली कैथोड पे तो कौन जाएगा, कैथोड पे सिर्फ H पॉजिटिव जाएगा, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन गैस बनाता रहेगा। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे दो चीजें हो सकती हैं, वाटर जाएगा या सल्फेट जाएगा। वाटर विल स्टार्ट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ओके। तो ये रिएक्शन होता रहेगा। कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। तो यू विल हैव हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड। यही अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता तो आपके पास सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस होते, फिर वही कैटायन तो H पॉजिटिव होता, HSO4 नेगेटिव होता और वाटर होता। तो कैथोड पे तो वही रिएक्शन होनी है, कैथोड पे H पॉजिटिव आपका डिस्चार्ज करेगा टू गिव यू हाइड्रोजन। एनोड पे क्या होगा, अब क्योंकि हाइड्रोजन सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है
तो उनकी टेंडेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब सल्फर तो देखो ऑलरेडी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फर तो नहीं ऑक्सीडाइज होने वाला। अब पैरेलली एक और ये रिएक्शन शुरू हो जाएगी, HSO4 नेगेटिव, दिस विल स्टार्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन और ये आपको बना देगा H2S2O8 which is peroxy disulfuric acid, also known as Marshall's acid। तो ये आपका H2S2O8 होता है which is also known as peroxy disulfuric acid और मार्शल्स एसिड भी इसको कहा जाता है। इसमें पेरोक्सी लिंकेज होती है, O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज होती है। मैंने गलत बना दिया थोड़ा सा। ये इसका स्ट्रक्चर आएगा, आप ये समझ सकते हो ना। इस रिएक्शन को आप इस तरीके से लिख लो, HSO4 नेगेटिव है, जैसे इसने HSO4 रेडिकल बनाया प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे दो रेडिकल्स कंबाइन कर जाएंगे टू गिव यू दिस HSO4 नेगेटिव। आपको कैसा दिखेगा, ये होगा। एनोड पे जाके दिस आयन विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन आपका 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, फ्री रेडिकल बना लेगा। अब ऐसे दो फ्री रेडिकल विल कंबाइन टू गिव यू दिस पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute sulfuric acid will give you hydrogen and anode, hydrogen at cathode and oxygen at anode, while electrolysis of concentrated sulfuric acid will give you hydrogen at cathode and peroxy disulfuric acid at anode। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऑक्सीजन भी आपको मिलती रहेगी एनोड पे। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ यही रिएक्शन होगा, वाटर भी डिस्चार्ज करता रहेगा जो कि उसने करना ही था, ये रिएक्शन भी होती रहेगी। इन दिस केस ऑल्सो पैरेलल रिएक्शन ये एक स्टार्ट हो जाएगी। तो एट एनोड यू विल हैव ऑक्सीजन एज वेल एज H2S2O8। ये हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे जाके। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन अगर मैंने चेंज कर दी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस चेंज कर दी है, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी चेंज हो गए हैं। जो आयंस पहले नहीं डिस्चार्ज कर रहे थे, अब वो डिस्चार्ज करना शुरू कर गए हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन। अब यही हम एग्जाम्पल लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। अब आपने NaCl डाल दी, बहुत ही कम NaCl डाला है, तो सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव आयंस है और बहुत कम क्लोराइड आयंस है। कैथोड पे तो क्या होगा, कैथोड पे या तो H पॉजिटिव जा सकते थे या Na पॉजिटिव जा सकते थे। डिस्चार्ज कौन होगा, H पॉजिटिव पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कैथोड पे तो ये मिलेगा। एनोड पे आपको क्या मिलेगा, इस बारी क्लोराइड आयन बहुत बहुत ज्यादा कम है, तो उनका डिस्चार्ज हो ही नहीं पाएगा। मेनली वाटर विल स्टार्ट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी आपको। तो बेसिकली वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती रहेगी। कैथोड पे हाइड्रोजन मिल रही है, एनोड पे ऑक्सीजन मिल रही है। ओके, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। और यही अगर नॉर्मल ब्राइन सॉल्यूशन होता, जो भी हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो सॉल्यूशन में अब एम्पल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस हैं,
वाटर ले लो, OH नेगेटिव ले लो, एक ही बात है। कैथोड पे तो क्या होना है, कैथोड पे H पॉजिटिव डिस्चार्ज करेगा, Na पॉजिटिव डिस्चार्ज नहीं करेगा। Na पॉजिटिव को डिस्चार्ज करवाने के लिए अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखोगे, वो रिएक्शन, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगा। इट मींस Na पॉजिटिव को रिड्यूस करवाने के लिए जो रिएक्शन थी दैट वाज हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस, वो आप नहीं करवा पाओगे, तो H पॉजिटिव प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज कर जाएगा, तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो आप कभी भी ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम मेटल ऑब्टेन नहीं कर सकते। एनोड पे क्या होगा, अब एनोड पे वही एक Cl नेगेटिव डिस्चार्ज कर सकता है या वाटर डिस्चार्ज कर सकता है। थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा वायबल था, वाटर ज्यादा फीजेबल था, वाटर वाली रिएक्शन एट एनोड, बट फिर भी नहीं हो पाती थी। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि ये काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है और वाटर को डिस्चार्ज करवाने के लिए आपको एक एक्सेस पोटेंशियल लगाना पड़ता था, एक्सेस वोल्टेज लगानी पड़ती थी, जिसको कि आप ओवर वोल्टेज लेते थे। और ओवर वोल्टेज को जब आप इसमें ऐड करोगे तो अल्टीमेटली क्लोराइड का डिस्चार्ज होना ज्यादा फीजिबल हो जाता है, ज्यादा वायबल हो जाता है। तो अल्टीमेटली यू विल गेट क्लोरीन गैस एट एनोड एंड नॉट ऑक्सीजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैथोड पे हाइड्रोजन मिल रही है अभी भी, और एनोड पे क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस। तो आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl जब बहुत बहुत कम रखी, तब आपको क्या मिला, हाइड्रोजन एट कैथोड, ऑक्सीजन एट एनोड। नॉर्मल ब्राइन सॉल्यूशन बनाया जिसमें कि ठीक ठाक NaCl आपने डाल दिया है, तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन ही मिल रही है, बट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड अब चेंज हो गया है। पहले O2 थी, अब वो क्लोरीन है। क्लियर है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस को वेरी करके हम एलॉयज भी बना सकते हैं ऑफ सूटेबल कॉम्पोजिशन, जो भी आपको चाहिए। जैसे हमने ब्रास बनाना है, ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। अब कॉपर और जिंक की रेशियो आप वेरी करवा सकते हो बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ क्यूप्रिक एंड Zn2 पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। आइडियली तो क्या होता है, आप खुद देखो, Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ये रहा, Zn2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ये रहा। आपने इधर कैथोड ली, सॉल्यूशन में आपने Cu2 पॉजिटिव भी डाल दिए और Zn2 पॉजिटिव आयंस भी डाल दिए। कौन पहले डिस्चार्ज करेंगे, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, तो मींस ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। या इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कॉपर का, तो इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्यूपरिक आयंस प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज हो जाएंगे एट कैथोड। तो जिंक तो फिर आपको कभी मिलना नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम कर देते हो कि उसका डिस्चार्ज होना एट कैथोड इतना फिजिबल ना रहे। Zn2 पॉजिटिव आयंस फिर डिस्चार्ज होने स्टार्ट हो जाएंगे। So if we need brass with specific ratio of copper and zinc, we can increase the concentration of Zn2 positive ions and decrease the concentration of Cu2 positive ions simultaneously in such a way that their discharge potentials become comparable in nature. This will lead to the comparable ratios of copper and zinc in brass. Okay? तो वैसे तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ देखा जाए तो क्यूपरिक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है देन जिंक। कॉपर आपको मिलना चाहिए था एट कैथोड, जिंक नहीं मिलना चाहिए था, तो मैंने कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम कर दी, जिंक की बहुत ज्यादा बढ़ा दी, सच दैट कि दोनों की डिस्चार्ज पोटेंशियल्स कंपेरेबल से हो जाएं, तो दोनों ही डिस्चार्ज करना शुरू कर देंगे। अब क्यूपरिक की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट वगैरह डाल सकते हैं। जैसे आप एमोनिया डाल दो, तो क्यूपरिक आयंस एमोनिया की प्रेजेंस में ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्सटेंट बहुत ज्यादा रहती है, बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्सटेंट बहुत कम रहती है। तो आप समझ सकते हो एट इक्विलिब्रियम यू विल हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ Cu2 पॉजिटिव। तो जब बहुत कम अमाउंट ऑफ Cu2 पॉजिटिव होगा तो उसकी डिस्चार्ज करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। ओके, ऐसा हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज करते हैं।
अब जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं, हम किसी आयरन के ऑब्जेक्ट पे लेट से सिल्वर की कोटिंग करना चाहते हैं। स्टील के चम्मच पे हमने चांदी की एक लेयर चढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव आयंस ले लेंगे और ये जो हमारा आर्टिकल है जिसपे कि हमने सिल्वर की कोटिंग करनी है, दैट विल बी मेड कैथोड। तो Ag पॉजिटिव आयंस कहाँ जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे और रिड्यूस होके डिपॉजिट होते रहेंगे इस आर्टिकल पे। अब ऐसा रहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, यू नीड यूनिफॉर्म थिकनेस। यूनिफॉर्म थिकनेस के लिए जो रेट ऑफ डेपोजिशन है वो बहुत स्लो होना चाहिए। अब स्लो अगर आपने प्रोसेस को करवाना है तो कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ आयंस बहुत कम कर दो। तो आप Ag पॉजिटिव डायरेक्टली नहीं डालते, आप Ag पॉजिटिव को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डालते हो। आप Ag पॉजिटिव को साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स करवा देते हो और ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इस रिएक्शन की जो एक्सटेंट रहती है फॉरवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कम है। तो Ag पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में बहुत कम पड़े होंगे, तो धीरे धीरे जाके वो डिपॉजिट होंगे, धीरे धीरे जाके वो रिड्यूस होंगे, तो आपको एक यूनिफॉर्म कोटिंग मिल जाएगी। तो टू ऑल्टर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर केटायन, we can add some other specific ions into the solution which can make it difficult for the original ions to undergo reduction due to complex formation. जैसे Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए हमने साइनाइड डाल दिया, जिसने कि Ag पॉजिटिव, मोस्ट ऑफ द Ag पॉजिटिव के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। सॉल्यूशन में बहुत कम Ag पॉजिटिव रह जाएंगे। अब वो जो Ag पॉजिटिव जब खत्म हो जाएंगे तो रिएक्शन ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल से कहाँ मूव करता रहेगा, पीछे मूव करता रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स से थोड़े करके आपको Ag पॉजिटिव मिलते रहेंगे, जो कि कैथोड पे जाके धीरे धीरे डिपॉजिट होते रहेंगे एंड इट विल गिव यू यूनिफॉर्म लेयर। तो ये जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एनिमेशन है, ये आप देख लीजिए। आपने जिस भी मेटल को डिपॉजिट करवाना है उसकी आप एनोड बना दो और जिस पे डिपॉजिट करवाना है उसको आप कैथोड बना दो। लेट से यहाँ पे जो रॉड है, इस आर्टिकल को आपने गोल्ड से कोट करना है, तो यहाँ से कुछ गोल्ड आयंस ऑक्सीडाइज होते रहेंगे, सॉल्यूशन में जाते रहेंगे और सॉल्यूशन से गोल्ड आयंस जो हैं इस आर्टिकल पे जाके, इस कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते रहेंगे। नाउ इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोड इज ऑफ द मेटल which is to be deposited and cathode is made of the metal which is to be electroplated. The rate of deposition during electroplating is slow for the uniform deposition of metal. For this we convert ions of silver or gold into complexes, जैसे cyanide complex अभी मैंने आपको बताया था। As a result, most of the metal ions form complex leading to low concentration of metal ions. This leads to low deposition rates and according to Lee-Chatelier principle, जैसे जैसे आयंस की concentration कम होती जाएगी, आयंस जैसे जैसे डिपॉजिट होते जाएंगे, वैसे वैसे नए सिल्वर आयंस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स आते रहेंगे। ठीक है, तो according to Lee-Chatelier principle, the metal ions are consumed and equilibrium will keep on shifting in the backward direction. क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स से आपका डिस्चार्ज पोटेंशियल किस तरीके से वेरी करता है। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, जिनका काम सिर्फ ये होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दे थ्रू द सर्किट। दूसरी होती हैं अटैकेबल। अटैकेबल वो होंगी जो कि खुद कंज्यूम होती रहेंगी जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस प्रोसीड करेगा। तो आपने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, NaCl इन वाटर लिया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स डाल दी जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस हमने करवाई थी। सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, Na पॉजिटिव आयंस होंगे, H पॉजिटिव आयंस होंगे,
Cl नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस, इन दोनों में कौन डिस्चार्ज करता था कैथोड पे? H पॉजिटिव डिस्चार्ज करते थे, Na पॉजिटिव तो डिस्चार्ज नहीं करते थे, Cl नेगेटिव डिस्चार्ज करता था। कैथोड पे क्या होगा? H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस देगा आपको, Cl नेगेटिव एनोड पे ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन गैस देगा, क्लोरीन गैस मिलेगी, और सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा? NaOH मिलेगा। इस प्रोसेस को क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है। इस प्रोसेस में देखो सारी काम की चीजें मिलती हैं आपको। कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन और NaOH, तो तीनों ही काफी यूजफुल कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है, क्लोरीन आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, और NaOH सोप इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है, और भी काफी सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो इस सेल को नेल्सन सेल बोल देते हैं। अब यही अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन हम करवाते हैं यूजिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, मैं अगर मरकरी कैथोड ले लेता, वैसे तो सॉलिड नहीं होती, वैसे ही जस्ट रिप्रेजेंट किया है, अब सॉल्यूशन में वही Na पॉजिटिव H पॉजिटिव, ये आपकी मरकरी कैथोड है। इस बारी एट कैथोड H पॉजिटिव डिस्चार्ज नहीं करता, Na पॉजिटिव डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। Na पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल मरकरी इलेक्ट्रोड पे बहुत कम होता है, और मरकरी इलेक्ट्रोड पे ये जाके सोडियम एमेल्गम बनाना शुरू कर देता है, एलॉय बनाना शुरू कर देता है मरकरी के साथ। तो Na पॉजिटिव यूजुअल कंडीशन में कभी भी डिस्चार्ज नहीं करता इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, बट अगर आप मरकरी इलेक्ट्रोड लोगे तो Na पॉजिटिव आयंस विल गेट डिस्चार्ज्ड टू गिव यू सोडियम एमेल्गम। ये चीज हम यूज करते हैं इन कास्टनर केल्नर सेल, ये 11th की NCERT में भी दिया हुआ है। ये कास्टनर केल्नर सेल जो है, दिस इज यूज टू मैन्युफैक्चर NaOH। NaOH कैसे बनाते हैं? हम सोडियम मेटल को पहले तो डिस्चार्ज करवा लेते हैं, और फिर इस सोडियम एमेल्गम को सेपरेट करके अलग से फिर वाटर के साथ रिएक्ट करवा के NaOH बना लेते हैं, हाइड्रोजन, और मरकरी आपको दोबारा से मिल जाता है। ओके, तो दिस कास्टनर केल्नर सेल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर NaOH। किस तरीके से बनाया जाता है? आप सोडियम मेटल को पहले डिस्चार्ज करवाते हो, Na पॉजिटिव को आप डिस्चार्ज करवाते हो, सोडियम एमेल्गम मिलता है, और सोडियम एमेल्गम इज देन मेड टू रिएक्ट विद वाटर टू गिव यू NaOH। ये इंपॉर्टेंट है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ली थी तो कैथोड पे हाइड्रोजन मिल रही थी। अब मैंने अगर मरकरी इलेक्ट्रोड ले ली, Na पॉजिटिव डिस्चार्ज होना शुरू हो गया टू गिव यू सोडियम एमेल्गम एट कैथोड। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके चेंज हो गए हैं बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ओके, अब यही अगर मोल्टन NaCl होता, एक्वस NaCl, ब्राइन सॉल्यूशन को आपने मोल्टन NaCl के साथ कंफ्यूज नहीं करना। मोल्टन NaCl का मतलब क्या है? आपने सॉलिड NaCl लिया और उसको फ्यूज करवा दिया, इतना हाई टेम्परेचर कर दिया कि वो मेल्ट कर गया। अब आपके पास सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? सिर्फ Na पॉजिटिव आयंस है और क्लोराइड आयंस है, कोई पानी नहीं है इसमें, कोई H पॉजिटिव नहीं है। अब देखो कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड पे अब Na पॉजिटिव जाएगा टू गिव यू सोडियम, और एनोड पे क्लोरीन जाएगा। तो ये आपको मिलेगा कैथोड पे और ये आपको मिलेगा एनोड पे। ओके, तो ये तीनों चीजें डिफरेंट हैं। हमने यहां लिया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन यूजिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, और यहां पे हमने लिया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, ये देखते हैं।
CuSO4 सॉल्यूशन लिया आपने और कॉपर प्लेट से इसमें डिप कर दी, कॉपर इलेक्ट्रोड्स ही हैं। ये भी कॉपर प्लेट, ये भी कॉपर प्लेट, और सॉल्यूशन में CuSO4। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन होगी। अब ये CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, तो Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयंस आपके पास ये केटायन सॉल्यूशन में पड़े हैं। अब आउट ऑफ दीज टू आप देखो कौन पहले डिस्चार्ज करेगा। थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में कौन इजीली डिस्चार्ज करता है? Cu2 पॉजिटिव इन कंपैरिजन टू H पॉजिटिव डिस्चार्ज कर जाएगा। तो कैथोड पे आपको कॉपर मिलता रहेगा। Cu2 पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन विल कीप ऑन गेटिंग रिड्यूस्ड एट कैथोड और कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे अब देखो दो रिएक्शंस हो सकती हैं। एक तो कॉपर कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड टू Cu2 पॉजिटिव एंड लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, या क्या हो सकता है वाटर, सल्फेट तो बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होने वाला, वाटर ऑक्सीडाइज हो सकता है टू गिव यू 2H पॉजिटिव, हाफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खुद से चेक करना और देखना कौन सी रिएक्शन ज़्यादा वायबल है। तो आप देखोगे दिस रिएक्शन इज मोर वायबल, ये नहीं होती है। दिस मीन्स कि एनोड से कॉपर ऑक्सीडाइज हो के Cu2 पॉजिटिव बनाता रहेगा और कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव कॉपर में जाते रहेंगे। ओवर टाइम आप क्या ऑब्जर्व करोगे? एनोड से कॉपर निकलता जा रहा है, एनोड का वेट कम होता जा रहा है और कैथोड का वेट बढ़ता जा रहा है। और यही आप प्रिंसिपल यूज करते हो इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इसमें आप क्या करोगे? जो इम्प्योर कॉपर मेटल है दैट इज मेड एज एनोड और प्योर कॉपर स्ट्रिप इज मेड एज कैथोड। नीचे आप CuSO4 सॉल्यूशन ले लो या H2SO4 सॉल्यूशन ले लो, सेम ही काम होगा। इम्प्योर कॉपर Cu2 पॉजिटिव बनाता जाएगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे गिरती जाएंगी, जिनको कि आप अल्टीमेटली एनोड मड बोल देते हो। ये हम मेटलर्जी वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। Cu2 पॉजिटिव आयंस विल कीप ऑन गोइंग इनटू द सॉल्यूशन और Cu2 पॉजिटिव आयंस जो सॉल्यूशन में गए हैं वो कैथोड पे जाके क्या बना देंगे? प्योर कॉपर बना देंगे। अल्टीमेटली जो आपका इम्प्योर कॉपर है वो सारा का सारा सॉल्यूशन में चला जाएगा, जो इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे की तरफ डिसॉल्व कर जाएंगी और Cu2 पॉजिटिव आयंस एट कैथोड डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे प्योर कॉपर मिल जाएगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये आपने इम्प्योर कॉपर की एनोड ले ली, प्योर कॉपर की कैथोड ले ली, सॉल्यूशन में कॉपर आयंस ले लिए। अब एनोड से क्यूपरिक आयंस जाएंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से क्यूपरिक आयंस जाएंगे कैथोड पे, कैथोड का मास बढ़ता रहेगा, एनोड का मास कम होता रहेगा और अल्टीमेटली आप सारे इम्प्योर कॉपर को किस में कन्वर्ट कर लोगे? प्योर कॉपर में। तो ये आज का लेक्चर था, आप प्रॉपरली नोट्स बना लेना। आज के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा प्रॉपरली नोट्स बनाने में। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्दर यूज़ होने वाली हैं। ओके।